उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर वह जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूँ कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने मुझे नोच डाला। दर्द अपने इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। न ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और भी 3 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के लिए कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिश से मुझे उस रास्ते पर ले गई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे। उनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरे गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी घंटों मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे छठा लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने एक ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली, हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर के बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज़ रहती थी
कि वह हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरे नाराज़ होने पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता था। वह बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी, तू फिक्र न कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नज़र ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब हम पर सुबह यह बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया था कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर कंपनी के बाहर हज़ार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैं स्कूल का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 ही मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही चुकता हो पाए। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा तजुर्बा पूछते हैं और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाका में बना हुआ था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पैंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधे पर फैले हुए हों और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरी घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, बिजली के मीटर आने वाले थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें अपनी दोनों बहनों की शादी करानी है। मैंने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फ़र्ज़ निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसलिए माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात मैं बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 2 बजे से बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे तक चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय मुझे इस तरह की ढेरों सारी दुआएं दे दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में जाकर बदल लिया। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब भी खड़ा कर दिया था और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गए हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके पास जब मैं आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है,
लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने के तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने वाले मर्द और औरतों का वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची। माँ मेरे इंतज़ार में जग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। पापा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर मैं 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पैर तक देखते और मुस्कुराते बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाला ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यह नौकरी करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैं उन पैसों से बिजली का बिल भर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के जो रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते, वह टेबल मेरे ही हिस्से में आती थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, बिना सोचे समझे ही। मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई न कोई मुझे कोई न कोई सवाल ज़रूर पूछता। इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैं घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था, शादी की जिम्मेदारियों का सोचा भी नहीं था। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले, कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस में मामूली सी नौकरी करती हूँ, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर लिया। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करानी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैं खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, जैसे तैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है
और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत न करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखी कर दिया था। वो ठीक ही तो कह रही थी, अगर बाबा जिंदा होते तो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने माँ से वादा किया कि मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। दिन यूं ही परेशानी से गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही समझ गई थी। वह लड़के अभी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उनकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार पूछने लगे कि मैं उन्हें अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगे, इतनी सी छोटी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं यह सोच रही थी कि यह 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पाँचों ने फ़ौरन ही मुझे 1 लाख का ऑफ़र कर दिया। मैं उनकी तरफ देख ही रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझे क्या काम हो सकता था, यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबराकर कहा, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना न करना आपकी मर्जी है। लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसा ही था कि जब घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियाँ हो जाएंगी। छोटी के लिए रिश्ते का सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और माँ मुझे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वो भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी में हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मना नहीं कर सकती। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल ले गया, जहाँ पर उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरी जख्मी तन में मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था
और उसके दोस्तों से वह लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वो पांचों बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी ऑफर कर दी और यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है और मैं उस लड़के की कंपनी में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती न होने के बराबर हैं। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे वो तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हों। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई है।